आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मुरना यूट्यूब चैनल में। और आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि फंडामेंटल में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उसके टाइप कौन कौन से होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले मैंने इसके बारे में बता चुका हूं कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और सिस्टम सॉफ्टवेयर में ट्रांसलेटर क्या है, जो मैंने पुरानी वीडियो में बताया था। आज की इस वीडियो में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के एक एग्जांपल और है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बारे में जानेंगे, उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों। और ये चश्मा मैंने कुछ वो करने के लिए नहीं बनाया है, लगाया है वीडियोपंथी के लिए। एक्चुअली मैं आई फ्लू हो गया है, इस चक्कर में मुझे लगाना पड़ा है। दुआ कीजिएगा कि आई फ्लू जल्दी ही ठीक हो जाए मेरा। और आज 15 अगस्त है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबसे पहले तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम डे 14 डीसीए और पीडीसी की क्लास। ये हमारी वेबसाइट है, जो कि स्पेशल वेबसाइट है हमारे सेंटर की, itworldinstitute.co.in। इस पे अभी तक काम चल रहा है लगातार। तो इस पे आप देख सकते हैं नए नए कोर्सेज कौन कौन से हैं, उनकी फीस क्या है। ऑनलाइन कोर्सेज की फीस हम बहुत कम यहाँ रखने वाले हैं और टाइम टाइम पर ऑफर निकालते रहते हैं, जिसमें आपके लिए बहुत कम फीस में, बहुत ही रीजनेबल फीस में आपके लिए कोर्स हम लेके आते हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि कम से कम फीस में लोग कंप्यूटर सीख सकें, जान सकें और सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकें। सीपीसीटी तो एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसके लिए आपको कहीं ज्वाइन करना नहीं पड़ेगा, बस सीखना है। आप फ्री में यूट्यूब पे सीख सकते हैं और अपना टाइपिंग प्रैक्टिस करके एग्जाम निकाल सकते हैं और निकाल के सर्टिफिकेट घर पे ले सकते हैं। और सभी गवर्नमेंट सेक्टर में वो सर्टिफिकेट मान्य भी किया जाता है। इसके अलावा हमारे सेंटर से आईएसओ और आईएफए के सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी आप यहाँ से प्रोवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और आप जैसे जानते हैं कि मेरा नाम मुश्ताक है और आपको मैं आज ये क्लास करा रहा हूँ। आज का टॉपिक है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके कार्य व प्रकार लिखिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के लिए काम करता है। लेकिन कौन सा सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के लिए काम करता है, जो कंप्यूटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये कंप्यूटर पे नियंत्रण रखने का काम करता है, कंप्यूटर के विभिन्न भागों को कंट्रोल करता है, उन पर नियंत्रण करने का काम करता है। ये कंप्यूटर में हार्डवेयर, यूजर और सॉफ्टवेयर के बीच में संबंध बनाने का काम करता है। जी हाँ, ये एक चित्र दिया गया है, मैं इसमें बताऊंगा अभी आपको कैसे काम करता है। तो ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में संबंध बनाता है। ये कंप्यूटर की जुड़ी हुई हर डिवाइस को चेक भी करता है, इसलिए इसे मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम भी कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर लगी हुई हर डिवाइस को चेक करने का काम करता है, वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा मेमोरी मैनेज करता है, फाइलों को बनाना, उन्हें मिटाना, उनके लिए मेमोरी मैनेज करना, ऐसे काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम बखूबी करता रहता है। मेरा थोड़ा गला खराब है आज। कंप्यूटर पर कोई भी काम नहीं कर सकता इसके बिना। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर में हम काम कैसे करेंगे? आपका मोबाइल और इसके अंदर एंड्रॉइड नहीं है तो आप ये वीडियो कैसे प्ले करेंगे? सोचने वाली बात है। तो इसमें कुछ विशेष प्रोग्राम भी होते हैं जो कंप्यूटर में ट्रांसलेटर का काम करते हैं। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, यानी कि आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से कंप्यूटर की रैम के अंदर जो प्रोग्राम लोड होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह लोड हो जाता है तो उसके बाद ही आप कंप्यूटर पर काम कर पाते हैं। यदि कोई फाइल मिसिंग रह जाती है तो कंप्यूटर ओएस सही से लोड नहीं हो पाएगा और आपका कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं हो पाएगा और आप उसमें काम नहीं कर पाएंगे। इसके कुछ कार्य बताए गए हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच संबंध बनाता है, इन्हें चेक करता है, आने वाली खराबी को बताता है, फाइलों को मैनेज करता है, मेमोरी मैनेज करता है, एप्लीकेशन को चलाने का काम करता है और डाटा पे प्रोसेस करता है। एप्लीकेशन मतलब हो गया आपके जो मोबाइल में व्हाट्सएप है, इसको चलाने का काम करता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन को रन करने का काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। मेरी स्पीड बोलने की थोड़ी सी फास्ट है, तो अगर आपको लगता है कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो आप वीडियोस के अंदर जो स्पीड वाला ऑप्शन आता है वहां से थोड़ी स्लो कर सकते हैं। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा स्लो बोलूं। आइए, जो मैंने बताया अभी आपको, मैं इस चित्र के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें आप देखिए खास करके
ये जो आपका सॉफ्टवेयर है इसमें आप देखेंगे यूजर है, ये आप हैं, ये आपका हार्डवेयर जिस पे आप टच करते हैं या टाइपिंग करते हैं, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जांपल आप टाइपिंग कर रहे हैं एमएस वर्ड के अंदर, तो टाइपिंग जब करेंगे तो यहाँ से आप टच करेंगे हार्डवेयर पे, यहाँ से आप टच करेंगे हार्डवेयर पे, और हार्डवेयर से डाटा कौन लेगा, ओएस लेगा, और ओएस उसको आपके एमएस वर्ड पे पहुंचा देगा। यानी कि आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और यूजर तीनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगर एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में तो आप बता सकते हैं कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दिया गया है आगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार बताए गए हैं। अभी तक मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। जी हाँ, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस बनाने के लिए जो प्रोग्राम इस्तेमाल किया जाता है, जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, उस सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर उसका ही एग्जाम्पल है। इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कई टाइप्स के होते हैं। आपने एंड्रॉइड देखा है, विंडोज देखी है, इसके अलावा लाइनक्स वगैरह भी होते हैं। तो बहुत सारे ओएस होते हैं। तो वो ओएस कौन कौन से हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, वो मैं बताता हूँ इस वीडियो में आगे। तो एक होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जिसके अंदर एक बार में केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है और एक बार में एक ही प्रोग्राम को चला सकते हैं। पहले के जमाने में ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ही आते थे जिसमें हम एक बार में एक ही काम कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यदि कोई कैलकुलेटर है तो उस कैलकुलेटर के अंदर आप एक बार में एक ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसमें आप दूसरी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। एक कैलकुलेशन होने के बाद ही आप दूसरी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उस कैलकुलेटर के अंदर जो ओएस इस्तेमाल किया गया था वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, तो इस प्रकार के जो ओएस होते हैं तो आप समझ लीजिए, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में केवल एक ही काम को कर सकते हैं और एक ही यूजर को उसको इस्तेमाल कर सकता है। पहले के टाइम में जो ओएस आते थे वो ज्यादातर सिंगल यूजर होते थे, और ये डॉस, इसका एग्जांपल डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये सीयूआई होते हैं। सीयूआई का मतलब होता है, या लिख लेना, करेक्टर यूजर इंटरफेस। जी हाँ, सी फॉर करेक्टर, यू फॉर यूजर, आई फॉर इंटरफेस। तो करेक्टर यूजर इंटरफेस इसको कहते हैं। ज्यादातर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम करेक्टर यूजर इंटरफेस ही होते हैं। डॉस इसका एग्जांपल है, जैसे कि डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फुल फॉर्म पेपर में कई बार पूछी गई है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। सॉरी, मेरा थोड़ा गले में किसकिस है, तो विक्स की गोली खाना पड़ेगी। आगे दिया गया है कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। जी हाँ, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो सिंगल यूजर से पता चला कि सिंगल यूजर में एक बार में एक ही काम कर सकते हैं, तो मल्टी यूजर में हम एक बार में एक से अधिक काम कर पाएंगे। इसे हम मल्टी यूजर या मल्टीटास्किंग भी कहते हैं। तो इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई सारे यूजर और कई सारे प्रोग्राम को चला सकते हैं। एक बार में एक से अधिक यूजर वर्क कर सकते हैं, इसलिए इसे मल्टी यूजर या मल्टीटास्किंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अपन एक बार में एक से अधिक काम कर सकते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक काम कर सकते हैं। कुछ ऐसे ओएस होते हैं जिसमें हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। कुछ ऐसे ओएस होते हैं जिसमें हम बहुत सारे काम एक बार में कर सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम विद फिक्स्ड टास्क। यानी कि जिसमें कुछ लिमिटेड काम कर पाते हैं उन्हें बोलते हैं जिसमें कुछ काम कर पाते हैं, अनेक काम वाले नहीं, सॉरी, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कुछ ही काम कर पाते हैं उन्हें बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम विद फिक्स्ड टास्क। और जिसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं उसको बोला जाता है मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम विद वेरियस टास्क। ठीक है, तो जिसमें बहुत सारे काम करेंगे उसे हम बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम विद वेरियस टास्क, और जिसमें कुछ ही काम कर पाएंगे जिसको बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम विद वेरियस, सॉरी, विद फिक्स्ड टास्क। फॉर एग्जांपल, आपके पास मोबाइल है, तो आप मोबाइल फोन के अंदर यदि आप वीडियो गाना प्ले कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट मैसेज टाइप करेंगे तो दूसरा आप वीडियो गाना बंद हो जाएगा और आप उसमें टेक्स्ट मैसेज टाइप कर पाएंगे, क्योंकि वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका मोबाइल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम तो है उसके अंदर एंड्रॉइड, लेकिन वो मल्टी यूजर भी है, मल्टीटास्किंग भी है, बट वो फिक्स टास्क है, उसमें कुछ ही काम कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगर वीडियो गाना उसमें प्ले किया या आपने उसके अंदर एक ऑडियो गाना प्ले किया, MP3 सॉन्ग प्ले किया और आप टाइपिंग कर रहे हैं, दोनों काम कर सकते हैं।
आप ऑडियो गाना भी चला सकते हैं और टाइपिंग भी कर सकते हैं। बट आप वीडियो गाना चला रहे होंगे और टाइपिंग करना शुरू करेंगे तो वीडियो गाना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके मोबाइल फोन के अंदर हर काम को आप मल्टी लेवल पर नहीं कर सकते, हर काम को मल्टीटास्किंग लेवल पर नहीं कर सकते, कुछ ही काम कर सकते हैं। तो वो आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन मल्टीटास्किंग विद फिक्स्ड टास्क है, कोई वेरिएट टास्क नहीं है। वही कंप्यूटर पे आप काम करते हैं तो कंप्यूटर पे आप ऑडियो गाना, वीडियो गाना अलग अलग प्ले कर लो, टाइपिंग भी कर लो, सारे काम कर सकते हैं। तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विद वेरियस टास्क कहलाएगा, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम विद वेरियस टास्क। क्लियर है? ठीक है। और हाँ, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो ज्यादातर जीयूआई पे डिपेंड होते हैं, ज्यादातर जीयूआई पे डिपेंड होते हैं, लिखा हुआ है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर डिपेंड रहते हैं। अगला है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग से समझिए कि मल्टी प्रोसेस होंगे, उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसर काम कर रहे होंगे। ठीक है। मल्टीटास्किंग में और मल्टी प्रोसेसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। मल्टीटास्किंग में एक सीपीयू होता है, बहुत सारे काम कर रहा होता है। वहीं पर मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर एक काम को बहुत सारे सीपीयू कर रहे होते हैं। दोनों उल्टा है, एक काम को बहुत सारे सीपीयू कर रहे हैं मल्टी प्रोसेसिंग में, और मल्टीटास्किंग में एक सीपीयू बहुत सारे काम कर रहा है। जब एक सीपीयू, एक आदमी है, बहुत सारे काम करेगा, स्लो काम करेगा। वहीं पे एक काम को बहुत सारे आदमी काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए मल्टी प्रोसेसिंग जो होता है उसमें एक काम को बहुत सारे सीपीयू करते हैं तो वो काम बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है। तो इसमें एक ही टास्क को मल्टी प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको अपन मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। हालांकि ये नॉर्मल यूजर के लिए नहीं होता, क्योंकि सुपर कंप्यूटर में होता है, हमारे कंप्यूटर में नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल यूजर को इतनी ज्यादा पावर की आवश्यकता नहीं होती है। तो फिर इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो वेयर मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस, कहाँ पे से इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल असल में सुपर कंप्यूटर में किया जाता है, क्योंकि इसकी कंप्यूटिंग पावर अकल्पनीय है। आप जितने ज्यादा सीपीयू लगाते जाएंगे इसकी स्पीड उतनी ज्यादा होती जाएगी। साथ ही इसका जो काम करने का तरीका है एकदम अलग होता है, और ये एक टास्क को इसमें कई सारे सीपीयू करते हैं, सब टास्क में इस टास्क को बांट दिया जाता है, और फिर ये काम हर सब टास्क को अलग अलग सीपीयू कर रहा होता है। तो इसलिए इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और बहुत कम समय में ये काम कंप्लीट हो जाता है। बैच प्रोसेसिंग कौन सा होगा? तो बैच प्रोसेसिंग जैसे कि आप लोगों को पढ़ाया जाता है, तो आपका एक बैच बनता है, पूरा पूरा ग्रुप होता है। तो कंप्यूटर के अंदर भी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम के बैच बनाए जाते हैं, और उन बैच को एक एक करके सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एग्जीक्यूट किया जाता है। उसे हम बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग ऐसे कार्यों में किया जाता है जहां कम समय में ज्यादा डाटा प्रोसेस करना हो, क्योंकि ये डाटा को बैच के रूप में बांट देता है। डाटा के बैच बनाता है। बैच क्या होता है? ग्रुप, उनके बंडल, यानी कि सिमिलर डाटा को बैच में बांटता है, यानी कि बंडल बनाता है। तो सिमिलर डाटा के बंडल के रूप में इनको एग्जीक्यूट किया जाता है, और ये प्रोसेस पूरी तरह ऑटोमेटिक होती है। हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिक सेम डाटा को ग्रुप बनाता है और उनको ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करने का काम करता है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बीपीओएस। यूजर, ये फुल फॉर्म याद कर लेना, पेपर में कई बार आते हैं, लोग भूल जाते हैं। अपने कंप्यूटर से सीधे संपर्क में नहीं रहता, बल्कि ये ऑफलाइन काम करता है। इसमें कंप्यूटर ग्रुप बनाता है, उसके बाद इसको ऑफलाइन तरीके से एक एक करके एग्जीक्यूट किया जाता है, और जब काम पूरा हो जाता है तो कंप्यूटर ऑपरेटर के पास इसे भेज दिया जाता है। जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा होता है, या जो कंप्यूटर का ऑपरेटर जो होता है, उसके पास डाटा पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर एक जैसे डाटा के बैच बनाता है और उनको ग्रुप बाय ग्रुप एग्जीक्यूट करता है सीक्वेंस में। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे कार्य में इस्तेमाल किया जाता है जब बड़ी मात्रा में डाटा होता है और प्रोसेस करना होता है। जिस जगह पे डाटा बहुत ज्यादा मात्रा में है और वहां डाटा पे काम करना है, तो डाटा को अलग अलग टाइप में बांट दिया जाता है, ग्रुप में बांट दिया जाता है, और उनको यूजर ऑपरेट करता है, एग्जीक्यूट करता है। इस प्रकार की प्रोसेस को हम बैच प्रोसेसिंग या मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है?
टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग का ही एक एग्जांपल है, जिसमें सीपीयू बहुत सारे काम करता है, और काम जब करेगा बहुत सारे तो हर काम को अपना एक टाइम बांट देता है, शेयर कर देता है, तो उसको हम मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये मल्टीटास्किंग का ही एक नया रूप है, और ये पेपर में कई बार पूछा जाता है कि टाइम शेयरिंग ओएस क्या है, तो पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया है। ये एक्चुअल में मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। ठीक है, तो ये बताया गया है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हम एक समय में हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से एक समय में मल्टीपल यूजर्स मल्टीपल टास्क को कर सकते हैं, इसलिए इसे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। आगे ना उसी बारे में बात कर रहे हो गई ना। हालांकि इसमें कई सारे यूजर निकले ना, कई सारे है ना, ये छूटा हुआ है कई। इस कई सारे यूजर मिलकर एक ही काम को करते हैं, एक ही सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि प्रत्येक टास्क को अलग अलग समय पे किया जाता है, एक ही सीपीयू होगा, बहुत सारे व्यक्ति काम करेंगे, लेकिन वो काम जो होगा वो अलग अलग समय पर होगा, सबके लिए अलग अलग टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसे सभी यूजर को बराबर बराबर मौका मिलता है काम करने के लिए। अगर आसान भाषा में कहें तो इसमें इसे सीपीयू टाइम, इसमें जो होता है वो सीपीयू टाइम को यूजर के बीच में बांट देता है, शेयर कर देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इस ओएस के अंदर और कुछ नहीं है, इस ओएस के अंदर मल्टीटास्किंग ही होता है, जिसमें बहुत सारे यूजर काम कर रहे होते हैं, एक ही सिस्टम पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग टाइम रहता है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग शेयर किया जाता है काम को, इसलिए इसको हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और प्रत्येक टास्क को बराबर बराबर टाइम दिया जाता है, जिसे टाइम क्वांटम कहा जाता है। जब टाइम को बांटते हैं, सीपीयू अलग अलग हिस्से में बांटता है, तो उसे टाइम क्वांटम कहते हैं। जब एक टास्क पूरा हो जाता है तो दूसरे टास्क को एग्जीक्यूट किया जाता है, दूसरा हो जाएगा तो तीसरे को किया जाएगा, इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप इसमें काम होता है, और इसके बाद तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, इस प्रकार से अपन इसमें काम करते हैं। हर प्रोसेस को इसमें टाइम दिया जाता है, इसलिए इसको हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। लेकिन ये मल्टीटास्किंग का ही एक लॉजिकल रूप है, या कह सकते हैं कि मल्टीटास्किंग का ही एक रूप है, बट मल्टीटास्किंग थोड़ा सा स्लो होता है, मल्टीटास्किंग ज्यादा फास्ट काम करता है। आगे दिया डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस कौन सा होता है, ऐसा ओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस का मतलब हो गया ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी कि इसका इस्तेमाल नेटवर्क में किया जाएगा। तो ऐसा कोई भी नेटवर्क ओएस जिसमें आप नेटवर्क बना सकते हैं, नेटवर्क यूज कर सकते हैं, सर्वर बना सकते हैं, उस ओएस को हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कई सारे तरह के सिस्टम होते हैं जो एक नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें जो बहुत सारे सिस्टम होते हैं, और सभी सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेशन नेटवर्क के माध्यम से जुड़े होते हैं, जाहिर सी बात है, और मिलकर के काम करते हैं। साथ ही प्रत्येक सिस्टम के पास अपना सीपीयू होता है, प्राइमरी मेमोरी होती है। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आप किसी भी नेटवर्क में जोड़ सकते हैं, तो उसका खुद का सीपीयू होगा। आपका लैपटॉप है, अगर जोड़ दिया नेटवर्क में, तो आपके लैपटॉप का अलग सीपीयू है, अलग मॉनिटर है, अलग मेमोरी है। आपने किसी और कंप्यूटर जोड़ा है, तो उसका भी कंप्यूटर एक अलग मेमोरी है, अलग डाटा है। हर सीपीयू के अलग अलग डाटा होती है, अलग अलग मेमोरी होती है, और वो आपस में नेटवर्क से जुड़े होते हैं। तो जोड़ने के लिए जो ओएस इस्तेमाल किया जाता है, उस ओएस को हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ये, इसमें बहुत सारे सीपीयू एक साथ कनेक्ट रहते हैं आपस में, और सबकी सीपीयू होती है, सबकी प्राइमरी मेमोरी होती है, सबकी सेकेंडरी मेमोरी अलग से होती है। बाकी सारे रिसोर्सेज जो होते हैं सबके अलग अलग होते हैं, इसलिए प्रत्येक सिस्टम इंडिविजुअल भी होता है, और इंडिविजुअल भी काम कर सकता है, और साथ में मिलकर के नेटवर्क में भी काम कर सकता है। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। विंडोज वगैरह इसके एग्जाम्पल हैं, और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऐसा ही होता है। तो आगे दिया गया है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ नहीं है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक सर्वर बेस्ड ओएस होता है। इसमें अपन सर्वर बना सकते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। इसमें कई सारे कंप्यूटर मिलकर के आपस में एक नेटवर्क बनाते हैं, और एक नेटवर्क के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कई सारे कंप्यूटर मिलकर एक प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं, और प्राइवेट नेटवर्क के जरिए आपस में कनेक्टेड होते हैं, और एक ही सर्वर पर काम कर रहे होते हैं। इसलिए सर्वर में मौजूद डाटा को कई सारे कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं, बस उनके पास अपना खुद का लॉगिन आईडी पासवर्ड होना चाहिए, जैसा कि बैंकों में होता है। आप देखते हैं एमपी ऑनलाइन ओपन करते हैं, तो एमपी ऑनलाइन आईडी पासवर्ड डालता है, आदमी लॉगिन कर लेता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। तो वो एमपी ऑनलाइन तो एक पोर्टल है, लेकिन जिस कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा, वहां पर जो कंप्यूटर सिस्टम में जो ओएस काम कर रहा होगा, वो ओएस जो होगा वो आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। अगर आप कभी बैंक में गए हैं, एग्जाम्पल दिया गया है, कभी आप बैंक में गए हैं, तो आपने देखा होगा कि वहां कई सारे कंप्यूटर होते हैं,
और सभी यूजर एक ही सर्वर पर काम कर रहे होते हैं। इसलिए जब आप अपने बैंक अकाउंट से जुड़े किसी जुड़ा हुआ कोई भी काम करवाने जाते हैं, तो वहां मैनेजर से लेकर के सभी कर्मचारी अपने कंप्यूटर पे अपना पासवर्ड डालते हैं और आपके डाटा को एक्सेस कर लेते हैं। तो इस प्रकार का जो ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। और सब डाटा को बनाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक जैसे ही होते हैं। आगे दिया गया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि काफी एडवांस होता है। एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो डेटा को रियल टाइम पे प्रोसेस करता है। यानी कि आपने अगर कमांड दी और कमांड देने के बाद तुरंत आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। इसकी मदद से बेहद कम समय में काम किया कर सकते हैं अपन। और ये बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, खासकर तब जब आपको कोई कैलकुलेशन करनी हो, कोई गणना करनी हो, उस समय इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि सैटेलाइट के लिए सैटेलाइट लॉन्च करते समय आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, मिसाइल का समय एक एक एक्यूरेट ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने एक भी सेकंड आगे पीछे कर दिया तो हो सकता है कि आपकी मिसाइल कहीं की मारी कहीं पे जाके गिर जाए। ठीक है, तो जैसे सैटेलाइट लॉन्च करते वक्त या फिर गाइडेड मिसाइल्स को ऑपरेट करते समय उसी वक्त सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है ओएस की। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप कहेंगे दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर इसमें इतना है कि हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो वक्त के पाबंद होते हैं। यानी कि आपको एक्यूरेट समय पे ही काम करेंगे, एक्यूरेट रिजल्ट देंगे। वो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और जो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो थोड़ा सा आपको समय डिले करके आउटपुट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी विंडो, आप विंडो में कोई कमांड देते हैं, क्लिक करते हैं, आपको तुरंत रिजल्ट मिलता है, लेकिन थोड़ा सा वो अंतर उसमें रहता है, इतना फास्ट काम नहीं करता है, स्लो काम करता है। तो विंडोज आपका जो है रियल टाइम ओएस ही है, बट वो सॉफ्ट जो होगा, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। लेकिन लिनक्स वगैरह जो होते हैं वो आपके हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इनका इस्तेमाल रियल टाइम बिल्कुल सटीक गणना करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये मोस्टली सैटेलाइट लॉन्च लॉन्च करते समय या फिर मिसाइल लॉन्च करते समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आखिरी बचा हुआ है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कह सकते हैं कंप्यूटर के लिए नहीं बनाया गया, डिवाइस के लिए नहीं बनाया गया, जो कंप्यूटर में नहीं होता, या फिर ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर नहीं है उसके लिए बनाया गया है। तो ये कहाँ है? यानी कि इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में नहीं होता है। तो कहाँ होता है इसका इस्तेमाल? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में नहीं है तो कहाँ पे है? तो इसका इस्तेमाल आमतौर पर अपनी असल जिंदगी में लिफ्ट में, पेट्रोल पंप में, एटीएम मशीन में, पीओएस मशीन में, फोन में, स्मार्टफोन में भी किसी किसी में होता है। अब तो एंड्रॉइड होता है ना, तो किसी किसी में होता था, है ना। तो स्मार्टफोन में एंड्रॉइड आ गया। पहले पुराने में अपन सिम्बियन ओएस या एम्बेडेड ओएस का इस्तेमाल करते थे। आपकी वॉच है, इसमें अब लाइनेक्स आने लग गया है, तो इसमें भी किसी किसी वॉच में अपन एम्बेडेड ओएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्मार्ट वॉचेस में, स्मार्टफोन में, एटीएम में, पेट्रोल पंप में, लिफ्ट में, इनमें जो ओएस इस्तेमाल किया जाता है वहां पर हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली में ये कंप्यूटर नहीं होती हैं, लेकिन कंप्यूटर की तरह काम करती हैं। ये डिवाइस जिस डिवाइस के लिए बनाई जाती हैं उसी में काम करें। यह डिवाइस जिस डिवाइस के लिए बना बना होता है, ये डिवाइस मतलब ये सॉफ्टवेयर, डिवाइस दवा लिख गया है, इसके सॉफ्टवेयर जो होते हैं जिसके लिए बने होते हैं उसी में काम करते हैं। मैं घड़ी के ओएस को किसी कंप्यूटर में इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो ये जिस डिवाइस के लिए बनाए हैं सॉफ्टवेयर उसी डिवाइस में काम करेंगे। लिफ्ट के ओएस को आप एटीएम में, एटीएम के ओएस को आप लिफ्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, उसी में काम करेंगे। नोट दिया गया है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सिस्टम होते हैं, और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर द्वारा दिए गए इनपुट का तुरंत आउटपुट देते हैं, तुरंत प्रक्रिया करते हैं। जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसके उदाहरण हैं। ये मैंने किसी पेपर में देखा था कि उसमें लिखा था कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आंसर दिया था विंडोज। तो विंडोज, लाइनक्स ये आपके हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ तक कि और भी आपके ओएस आते हैं, लेकिन सर्वर वगैरह जो ओएस इस्तेमाल किए जाते हैं, विंडोज सर्वर, तो वो रियल टाइम ओएस होने अपन एक बार को नहीं बोलेंगे, तो उसमें थोड़ा डिले आउटपुट आता है। लेकिन जिसमें आप डिले आउटपुट नहीं कर पाते, तुरंत आप रिजल्ट देखते हैं,
विंडोज और लाइनक्स, डॉस, तो वो आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि आपके कमांड के साथ तुरंत ही काम करते हैं, उन्हें हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो आज मैंने 7 टाइप के ओएस दिखाया आपको, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, है ना, और मल्टी प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, ठीक है, टाइम शेयरिंग और बैच प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इमीडिएट ऑपरेटिंग सिस्टम। 8 हो गए ये नंबर, गलत लिखे हुए हैं नंबर से। 8 टाइप के ओएस मैंने आपको करा दिए, तो ये समझ गए होंगे। सिंगल यूजर सिंगल के लिए काम करता है, मल्टीपल यूजर के लिए ये मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोसेसिंग के लिए हो गया, एक साथ सीपीयू काम करेंगे। टाइम शेयरिंग में टाइम शेयर किया जाता है, बैच प्रोसेसिंग में बैच बनाए जाते हैं अलग अलग, उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है। और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाता है, और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल भी नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाता है। और एम्बेडेड ओएस का इस्तेमाल उनमें होता है जो कंप्यूटर नहीं होते, जैसे कि स्मार्ट वॉच, वॉशिंग मशीन, लिफ्ट वगैरह, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा आज का? अच्छा लगा और लाइक करें, शेयर करें, और अच्छी क्लास लेने के लिए हमारे क्लासेस को ज्वाइन करें, और अपनी कमेंट देके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है, क्योंकि आपको वीडियो देखने से, कमेंट से हमको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, हम मोटिवेटेड होते हैं, और हम आपके लिए और अच्छा कर सकते हैं, और अच्छा बेहतर बेहतर कर सकते हैं अगर आप कमेंट करेंगे तो प्लीज़ हमें हमारी कमियाँ बताइए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा और ये बेटर कर सकें। किसी प्रकार की सुविधा आपको चाहिए तो बताइए, हम ज़रूर करेंगे, अवेलेबल करवाएँगे। पीडीएफ फाइल, नोट्स वगैरह अवेलेबल करने हैं, तो वो भी हम जल्द कराएँगे। हमारे ऐप के ऊपर इसके नोट्स पड़े भी हैं, वहाँ से आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।